बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर पढ़ा था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, उसमें हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब भी किसी सरफेस पर लाइट पड़ती है तो वहाँ पर तीन तरह की चीज़ें मुमकिन हैं कि हो सकती हैं। अगर वो सरफेस लाइट का कुछ हिस्सा वापस भेजता है तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, लेकिन अगर वो सरफेस लाइट का कुछ हिस्सा खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, और अगर वो सरफेस अपने आप में से लाइट का कुछ हिस्सा गुजार देता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर वो जो सरफेस है एक पॉलिश्ड सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो फिर वहां पर लाइट का ज्यादा अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी अगर लाइट को रिफ्लेक्ट करना है तो उसकी कंडीशंस क्या है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहली कंडीशन लाइट के रिफ्लेक्ट करने के लिए यह है कि जिस सरफेस के साथ लाइट टकराएगी वो सरफेस स्मूथ होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए, और ऐसे सरफेस को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? तो लाइट के रिफ्लेक्ट होने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि लाइट जिस सरफेस के साथ टकराएगी वो एक स्मूथ सरफेस होना चाहिए, पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए, और ऐसे सरफेस को हम क्या कहते हैं? मिरर बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यह बताया था कि मिरर कैसे बनता है। बेसिकली मिरर हम बनाते हैं ग्लास से। हम ग्लास के एक साइड पर पॉलिश कर देते हैं सिल्वर से या फिर एल्यूमिनियम से, जिससे होता क्या है कि जो उसका दूसरा साइड होता है ग्लास का, वहां से लाइट की ब्लॉकिंग हो जाती है। अगर हम पॉलिश ना करते तो लाइट उससे गुजर जाती, इसलिए हमने एक साइड पे क्या कर दी? हमने पॉलिश कर दी। तो अब लाइट को आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो फिर मजबूर लाइट क्या हो जाएगी? बाउंस बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताई थी कि सपोज कर लेते हैं कि ये एक मिरर है। क्या बेटा? मिरर है। अब इस मिरर पे हमने किसी सोर्स से लाइट फॉल करवाई। ये एक सोर्स है जिससे लाइट आ रही है, और सपोज कर लें कि ये सन है या बल्ब है, तो ये है आपकी लाइट रे जो सोर्स से आ रही है। अब ये जो लाइट सोर्स से आ रही है इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, या इसे हम कहते हैं स्ट्राइकिंग रे, यानी कि वो लाइट रे जो सरफेस के साथ आके टकराएगी। इंसिडेंट यानी कि टकराने वाली। अब जिस पॉइंट के साथ ये टकराएगी, इधर जिस पॉइंट पे, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी वो पॉइंट जिस पे आके ये टकराई, ये टकराने वाली रे है, और जिस पॉइंट पे टकराई है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसके बिल्कुल नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर हम एक ख्याली लाइन खींचते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन है। बात समझ रहे हैं मेरी आप? ये जो इमेजिनरी लाइन मैंने बनाई है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के क्या है? ये 90 डिग्री पर है। क्या है इसके? ये 90 डिग्री पर, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं नॉर्मल। तो ये जो मैंने लाइन खींची है इमेजिनरी लाइन, कहां पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के 90 डिग्री पर,
इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मल। अब इस सरफेस पर जब लाइट ने इंसिडेंट किया तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो सरफेस है ये एक मिरर है, तो लाइट क्या होगी? बाउंस बैक होगी, क्योंकि मिरर लाइट को बाउंस बैक करता है। तो जो लाइट रे बाउंस बैक होगी, ये लाइट रे आ रही थी इंसिडेंट रे और ये हुई बाउंस बैक। अब इस लाइट रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ रहे मेरी आप? एक है इंसिडेंट रे जो सोर्स से आ रही है, और दूसरी है वो लाइट रे जो मिरर से टकराने के बाद बाउंस बैक हुई, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अब ये जो नॉर्मल है ये इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाएगा। देखें, ये नॉर्मल और ये है आपकी इंसिडेंट रे। अब इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है इस जगह से, ये वाला एंगल देख रहे हैं। अब इस एंगल को हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या कहते हैं इसे? यानी कि वो एंगल जो नॉर्मल ड्रा करेगा किसके साथ? इंसिडेंट रे के साथ, उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। अब ये जो नॉर्मल है ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी एंगल बनाएगा। देखें, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच में इधर भी क्या बन रही है? एंगल बन रही है। अब यहां पे जो एंगल बनेगी बेटा उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। बात आ रही है समझ में? इसमें मैंने आपको 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। एक तो वो लाइट रे जो सोर्स से आ रही है उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब ये जिस पॉइंट पे आके टकराएगी उसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के नॉर्मल 90 डिग्री पर हम एक ख्याली लाइन खींचेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। अब ये जो इंसिडेंट रे आई है तो मिरर से टकराने के बाद ये वापस बाउंस बैक होगी, इसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि ये जो नॉर्मल है ये इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ। फिर ये नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी एंगल बनाएगा, जैसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल। अब मैं आता हूं कंडीशन नंबर 2 पे। बेटा जो कंडीशन नंबर 2 में आपको बताने जा रहा हूं ये रिफ्लेक्शन का लॉ भी है। आगे हमारा टॉपिक आएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी वो कवानीन जिनके बुनियाद पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कंडीशन नंबर 2, ये रिफ्लेक्शन का लॉ भी है। कंडीशन भी है, रिफ्लेक्शन का लॉ भी है। अब सपोज कर लेते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है इसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाई, सपोज करते हैं वो 30 डिग्री है। कितनी एंगल है? 30 डिग्री। अगर यहां पे हमें एक रेगुलर रिफ्लेक्शन चाहिए, क्या चाहिए? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो फिर यह जरूरी होगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी नॉर्मल के साथ 30 डिग्री की एंगल बनाए। यानी कहने का मकसद यह हुआ कि जितनी एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतनी ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, तो तब जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, यानी एक ऐसा रिफ्लेक्शन जिसका इफेक्ट आपको नजर आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? लास्ट टाइम हमने एक लेक्चर किया था इको का, तो वहां पर मैंने आपको इको की कंडीशंस बताई थी कि अगर आप एक इको को सुनना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। याद है आपको वो टॉपिक? जिसमें पहली कंडीशन ये थी कि जो आवाज है वो जिस रुकावट के साथ टकराएगा उसकी साइज आवाज की वेवलेंथ से ज्यादा होनी चाहिए, आवाज की इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो इंसिडेंट साउंड है, रिफ्लेक्टिंग साउंड है, उनके बीच का टाइम इंटरवल का जो डिफरेंस है वो 0.1 सेकंड होना चाहिए। फिर मैंने आपको ये बताया था कि सोर्स से और ऑब्स्टेकल का जो डिस्टेंस है वो 17.2 मीटर होना चाहिए। तो कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक ऐसा रिफ्लेक्शन जो रेगुलर हो उसके लिए ये 2 कंडीशन मैंने आपको बताई हैं। पहली कंडीशन क्या थी कि जिस सरफेस के साथ लाइट टकराएगी वो क्या होना चाहिए? पॉलिश्ड होना चाहिए, और ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं।
और कंडीशन नंबर 2 ये बोलती है कि जितनी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी उतनी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, तो इससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। बात आई समझ में? बात आ रही है समझ में? तो ये जो मैंने आपको दूसरी कंडीशन बताई है, ये कंडीशन भी है और ये रिफ्लेक्शन का लॉ भी है। हम आगे लॉ पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बात होगी। ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे इसमें हम? फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन, फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा ये दो कंडीशन होती हैं किसकी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा बुनियादी तौर पर रिफ्लेक्शन जो है वो एक ही तरह का है, लेकिन कभी कभी हमें कुछ चीजों को समझने के लिए उनका अपोजिट यानी कि जिद पढ़ना पड़ता है। रूमी ने कहा था कि अगर आपको किसी चीज की हकीकत जाननी है तो सबसे पहले आप उस चीज का अपोजिट पढ़ो। जैसे अगर आपको यह समझना है कि आजादी क्या होती है तो इससे पहले आपको कैद में रहना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि आजादी क्या चीज होती है। अगर आपको यह पता लगाना है कि सुबह क्या होती है तो इससे पहले आपको रात देखनी पड़ेगी। अगर आपको यह जानना है कि सच क्या होता है तो इससे पहले आपको झूठ का सामना करना पड़ेगा। तो कभी कभार हमें जिंदगी में चीजों की हकीकत जानने के लिए उनका पहले अपोजिट यानी कि उनका पहले जिद पढ़ना पड़ता है। ठीक वैसे ही हमारे पास रिफ्लेक्शन एक ही तरह का है और वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें इसकी एक दूसरी टाइप पढ़नी पड़ती है और वो होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो बेसिकली एक रेगुलर रिफ्लेक्शन ही है, लेकिन उस रेगुलर रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें यह समझना होता है कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। तो बुनियादी तौर पे रिफ्लेक्शन की दो टाइप्स हैं, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका दूसरा नाम होता है स्मूथ रिफ्लेक्शन। इसके अलावा इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन। और इसके अलावा इसे हम बोलते हैं स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। ये मुख्तलिफ नाम है इसके जी। ये एक ही रिफ्लेक्शन के मुख्तलिफ नाम है। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहें तब भी सही है, या आप इसे कहें स्मूथ रिफ्लेक्शन, या आप इसे कहें यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन, या आप इसे कहें स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। इसके बाद जो इसका अपोजिट है, क्योंकि अपोजिट पढ़ने का मकसद क्या है? ताकि हम इस चीज को समझ सकें। अभी मैंने आपको बताया कि हम अपनी लाइफ में चीजों का अपोजिट इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम उस चीज की हकीकत को जान सकें। तो जो इसका अपोजिट होगा वो होगा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर इसे हम बोलते हैं रफ रिफ्लेक्शन, या इसे हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। बात समझ रहे हैं बेटा? ये उसके जो हैं ये मुख्तलिफ नाम है। दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। जनरली आपके बुक में लिखा है स्मूथ, और जो आपके बुक में दूसरा लिखा हुआ है डिफ्यूज, लेकिन मैंने आपको इनके एक्स्ट्रा नाम बताएं। रेगुलर, स्मूथ, यूनिफॉर्म, स्पेक्युलर, एक ही मतलब है इसका। और दूसरी टाइप क्या होगी? इर्रेगुलर, रफ और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब समझते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। तो देखो, जो मैंने आपको ये कंडीशंस बताई हैं ये रेगुलर रिफ्लेक्शन की कंडीशन है। एक ऐसा रिफ्लेक्शन जो स्मूथ सरफेस पे होगा, एक ऐसा रिफ्लेक्शन
जो स्मूथ सरफेस पे होगा और उसमें जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। अब देखें इधर बात को समझें। मान लेते हैं कि ये एक स्मूथ सरफेस है और सोर्स से लाइट रेज आ रही है, ये एक लाइट रे, ये दूसरी लाइट रे और ये है तीसरी लाइट रे। बात समझ रहे हैं मेरी आप? ये किसी सोर्स से लाइट रेज आ रही है, तो अब जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट करेंगी वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद ये लाइट रेज क्या करेंगी? ये करेंगी रिफ्लेक्ट। ये एक लाइट रे, यानी ये लाइट रे इंसिडेंट किया इसने और ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये दूसरी लाइट रे आ रही है, अब ये भी क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। अब ये तीसरी लाइट रे आई है, ये भी बेटा क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। अब इस केस में हुआ क्या है कि इन तीनों लाइट रेज ने सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट किया है, एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट किया है। ऐसा नहीं हुआ कि एक लाइट रे इस तरफ चली जाए और दूसरी लाइट रे इस तरफ चली जाए, बल्कि क्या हुआ है कि लाइट रे जितनी भी इस पर इंसिडेंट हुई थी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही डायरेक्शन में गई है। तो ऐसा रिफ्लेक्शन कहलाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। बात आ रही है समझ में? रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, दो चीजें। एक तो यह कि यह रिफ्लेक्शन एक स्मूथ सरफेस की वजह से होगा, और दूसरा यह कि इस रिफ्लेक्शन में जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी वो सिंगल डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। बात आई समझ में? अब आते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन पे। अब ये जो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है ये ऐसे सरफेस पे होगा जो इर्रेगुलर हो, जो डर्टी सरफेस हो। कैसा सरफेस? डर्टी सरफेस। अब डर्टी सरफेस का मतलब क्या है? जैसे दीवार, कंक्रीट, जैसे ये वुड हो गया या जैसे लोहा हो गया, ये सब क्या है? ये डर्टी सरफेस है, स्मूथ सरफेस नहीं है। बात समझ रहे हैं मेरी आप? पेपर, वुड, आयरन, कंक्रीट, ये सब क्या होते हैं? इर्रेगुलर सरफेस होते हैं या डर्टी सरफेस होते हैं। अब सपोज कर लेते हैं कि ये एक डर्टी सरफेस है, ये क्या है? एक डर्टी सरफेस है। और ये कौन सा सरफेस था? ये था स्मूथ सरफेस, और ये है डर्टी सरफेस। ठीक है, तो ये लाइट रेज है जो एक सोर्स से आ रही है। इन लाइट रेज को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रेज। अब जाहिर सी बात है, जब ये किसी सरफेस पे इंसिडेंट करेंगी तो क्या करेंगी? रिफ्लेक्ट करेंगी। तो ये लाइट रे जो है ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई, और ये वाली लाइट रे जो है ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई, और ये वाली लाइट रे जो है ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई। अब इस केस में आप देखें कि जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हुई हैं वो एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, ये मल्टीपल डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हुई है, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में। जबकि इस केस में क्या हुआ था? ये तीनों लाइट रेज एक ही डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में। जबकि इस केस में लाइट रेज जो है ये मल्टीपल डायरेक्शंस में जा रही है। तो अगर लाइट रेज एक डायरेक्शन में जाने के बजाय बहुत सारी डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हुई है तो इसका मतलब यह है कि वो कौन सा रिफ्लेक्शन है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। अब ये जो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है ये हमारी हम इंसानों के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, सुबह के टाइम जब सूरज निकलता है तो हमारी जो जमीन है वो एक इर्रेगुलर सरफेस है, क्योंकि जमीन में कहीं पर पानी है, कहीं पर साफ रोड है, कहीं पर रेत है, कहीं पर पहाड़ है। तो जमीन एक स्मूथ सरफेस नहीं है, जमीन एक रफ सरफेस है। स्मूथ सरफेस तो तब होता ना जब सारी जमीन एक जैसी होती। तो जमीन जो आपकी है वो कौन सा सरफेस है? रफ सरफेस। अब जैसे ही सूरज निकलता है तो सूरज की जो किरणें हैं वो जमीन पर गिरती हैं। तो आपने देखा होगा जो सूरज की लाइट है वो आहिस्ता आहिस्ता फैलती है। अब आहिस्ता आहिस्ता फैलने का रीजन क्या है कि जो लाइट रे है वो मल्टीपल डायरेक्शन में जा रही है। अगर लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो जमीन पर स्मूथ होता तो इस वजह से क्या होता कि एक ही दम सारी लाइट जो है वो हमारे ऊपर आ जाती,
और अगर आप ये समझे कि एक ही वक्त में सारी लाइट हमारे ऊपर आ जाए, तो इंसान जब नींद से उठता है वो एक ही दम यकदम वो सारी लाइट सूरज की जो है वो अपने ऊपर जब फील करेगा, तो उसका जो रेडिएशन है सन की, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो उसका उसके ऊपर कितना फर्क पड़ता। तो नेचर ने ज़मीन को क्या बनाया, इरेगुलर बनाया, जिसकी वजह से लाइट रे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फैलती है और उसकी वजह से क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है।